हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के टॉपिक पे हम लोग आएंगे, जो मुख्यतः है कि तैयारी कैसे करें। अभी जो प्रीलिम्स के लिए डेट दे दिए गए हैं, 2 महीने पहले के डेट दे दिए गए हैं आयोग द्वारा। जो कि पहले ये था कि ये एग्ज़ाम जो है वो सितंबर माह में लिया जाएगा, लेकिन अब ये जुलाई में कर दिया गया है, तो जिसके कारण समय थोड़ा कम हो गया है। अब इस कम समय में अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अच्छे से आपको प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज पिछली बार जिस तरह से पीटी के प्रश्नों में थोड़ा बदलाव हुआ था, तो काफ़ी परेशानी बहुत सारे नए छात्रों को फेस करना पड़ा था। तो वो ना करना पड़े, इसलिए अभी से क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो बेसिक रूप से अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है वो लगभग 5 महीने का समय है, और इस 5 महीने के समय में कितना बेहतर तैयारी किया जाए जिससे एग्ज़ाम अच्छा जाए, पीटी क्रैक हो, जिससे मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिल सके। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और पॉइंट करेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इस तैयारी के दौरान, और 72 को टारगेट करते हुए क्या क्या चीज़ें अपने तैयारी के क्रम में हम बदलाव ला सकते हैं या कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिंपल सा, आप जो सिविल सेवा की जेन्युइन स्टडी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस चीज़ों से अवगत हैं कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का होता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक छात्र जब तैयारी करता है तो उसकी तैयारी की दिशा इस तरह की होनी चाहिए कि वो पीटी कम मेंस पढ़ाई करे, दोनों पर फोकस रहे, दोनों अच्छा तैयारी करे। लेकिन चूंकि अभी आपके पास टाइम कम हो गया है, 5 महीने का ही समय बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्लान चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये प्लान जो है डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी किस स्थिति में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई छात्र ने अभी तक 2 बार मेंस दे दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि उसकी पीटी की स्थिति बहुत अच्छी है। 2 बार 3 बार पीटी निकाल चुके हैं, 1 बार पीटी निकाल चुके हैं, तो वो मुख्य परीक्षा पर भी साथ साथ ध्यान दे सकता है। लेकिन वैसे छात्र जिन्होंने अभी तक पीटी नहीं क्वालिफाई किया है, एक बार किसी तरीके से पीटी 5 क्वालिफाई कर लिया था, तो वैसे छात्रों को जिन्होंने पीटी कभी क्वालिफाई नहीं किया है या एक बार कर पाए थे फिर नहीं हो रहा है, तो ऐसे छात्रों के लिए चाहिए कि अभी 5 महीने इस प्रारंभिक परीक्षा पर अधिक फोकस करें, ताकि आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिले। पीटी कम मेंस की तैयारी तब की जाती है जब आपके पास कम से कम 10 महीने का समय हो, 12 महीने का समय हो, तो आप इन दोनों चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन समय कम हो तो प्रारंभिक परीक्षा का महत्व बढ़ जाता है। और पिछली बार जिस तरह से प्रश्नों के प्रारूप में कुछ चेंजेस किए गए थे और उसके बावजूद भी कट ऑफ ठीक ठाक आ गया था, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा पीटी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बात करें पीटी का जो सिलेबस है, तो पीटी के सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो इतिहास विषय जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे वीवीआई रहता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान, यहां से लगभग 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो समसामयिकी, ये एक वीवीआई सेक्शन होता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेरे लिहाज से अगर देखेंगे तो गणित और तर्क शक्ति, जो पिछली बार रीजनिंग था, ये भी बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि अगर थोड़ा भी जो जेन्युइन स्टूडेंट रहा होगा, जिन्होंने मैथ रीजनिंग को कभी अभ्यास किया था, उन्होंने 10 में से 10 नंबर यहां पे कलेक्ट किए। तो इससे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। बाकी किसी सेक्शन में आप 10 में से 10 लाना बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन इस सेक्शन में आप 10 में से 10 ला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे इसके अलावा भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बिहार विशेष, ये इस सिलेबस के पार्ट है जहां से कुल 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से ज्यादा नंबर आपको लाना होता है। चूंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है कि कैसे तैयारी करें जिससे हमारा कम से कम निगेटिव हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन कर सके, अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सके। कैसे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक टेबल और देखते हैं। ये टेबल जो है ये स्पेशली टेबल है कि किस विषय से किस विषय में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम लास्ट एग्जाम को ही ले लें, 71st में जो हुआ था, तो देखें तो इतिहास खंड में, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों सेक्टर हैं, यहां पर अगर हम लोग देखें तो 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि अगर पिछले सालों की तुलना में देखें तो थोड़ा कम है, क्योंकि 29, 29, 33 आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इसकी संख्या जो है बढ़ सकती है और लगभग अप्रोक्स 30 जा सकती है। तो हिस्ट्री को आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। खास करके आधुनिक भारत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा भूगोल और पर्यावरण सेक्टर से
पिछली बार 17 प्रश्न पूछे गए थे, तो लगभग इतने ही प्रश्न इस बार भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से 14 आए थे, तो लगभग इतने ही प्रश्न जो है यहां पर हो सकते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो पिछली बार काफी कम प्रश्न थे, ज्यादातर बजट आधारित और बजट के आंकड़ों से जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए गए थे, जिसके कारण इसकी संख्या जो थी वो कम थी। सामान्य विज्ञान, ये मैंने बताया कि मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 28 पूछे गए थे और थोड़े टफ पूछे गए थे, हार्ड पूछे गए थे, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को परेशानी हुई और उनके रिजल्ट नहीं आने के पीछे एक बड़ा कारण साइंस में अधिक नंबर नहीं ला पाना था। इसके अलावा यदि बात करें तो बिहार राज्य विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार कई बिहार राज्य विशेष से हिस्ट्री से जोड़ करके, ज्योग्राफी से जोड़ करके प्रश्न पूछे गए थे और ये अच्छे प्रश्न थे। अगर आपने बिहार तथ्य संग्रह पढ़ा होगा एडुटेरिया का, तो उससे आपको अधिकांश प्रश्न वहां से बन गए होंगे, क्योंकि उसी स्तर के प्रश्न पूछे गए थे जो आपको उसमें सजेस्ट किए गए हैं। समसामयिकी ये एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए मैंने इसको VVI कहा था, क्योंकि यहां पर लगभग 33 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अराउंड 30 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और पिछले बार जो पैटर्न था उसमें आधे प्रश्न थोड़े सामान्य तरीके के पूछे गए और आधे प्रश्न थोड़े से डाटा आधारित, बजट आधारित और कह सकते हैं स्टेटमेंट आधारित प्रश्न पूछे गए, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को करंट में काफी परेशानी हुई थी। तो हम लोग लास्ट में एक चर्चा करेंगे कि स्टडी करने के दौरान किन पार्ट्स को स्पेशली ध्यान दिया जा सकता है और उस पर क्या अलग किया जा सकता है जिससे आपका रिजल्ट आ जाए। इसके अलावा जो मैथ या गणित का और तर्क शक्ति का जो सेक्टर है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 10 के 10 जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो मैथ रीजनिंग कंबाइंड होते हैं या केवल रीजनिंग या केवल मैथ। पिछली बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि केवल रीजनिंग से प्रश्न आ गए, अदरवाइज मैथ से ज्यादा प्रश्न आते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ और रीजनिंग दोनों को देख के जाना पड़ेगा। ये दोनों किस लेवल के देखने हैं, तो SSC लेवल के देखने हैं। SSC और या बिहार SSC जो एग्जाम होते हैं उस लेवल के जो मैथ रीजनिंग है वही यहां पर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए कुछ अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करना है, लेकिन उस लेवल का कम से कम आपको तैयारी रखनी होगी। तो ये वो 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आप बहुत हद तक अपने लिए एक दायरा समझ सकते हैं कि कहां आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, कहां थोड़ा कम फोकस करके भी काम निकाला जा सकता है। तो जैसे ये आधुनिक भारत का सेक्शन है, आधुनिक भारत के सेक्शन में यदि बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे चैप्टर आपको यहां सेलेक्ट किए गए हैं, और लास्ट ईयर कहां से आया है, पिछले सालों में कहां से पूछा गया है क्वेश्चन, वो सारे चैप्टर इसमें स्पेशली सजा करके दिए गए हैं। ब्रिटिश जो पॉलिसी है वहां से क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में ठीक ठाक प्रश्न आया हुआ है। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, नागरिक आंदोलन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति कई बार मेजर रोल प्ले करता है। क्रांतिकारी घटनाओं में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और पिछली बार तो 2 प्रश्न यहां से पूछे गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, गवर्नर जनरल, कांग्रेस के अधिवेशन, संगठन, पत्र पत्रिका, प्रमुख व्यक्तित्व, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये PPT आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप जो ये टॉपिक्स हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कहां कहां से हमको मेहनत ज्यादा करना है, किस किस सेक्शन पे मेहनत ज्यादा करना है, ये आप देख सकें। उसी तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, सामाजिक धार्मिक सुधार, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर या पिछले 5-6 सालों में कहां कहां से पूछे गए हैं, वो सारा डाटा इसमें दिया गया है, ताकि आप आसानी से ये एनालाइज कर सकें कि किस विषय के लिए कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, और थोड़ा उस चैप्टर के उस क्वेश्चंस को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के और किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल के एग्जाम को भी अगर देखें तो उसमें 2 तरह के प्रश्न थे, या तो बहुत आसान थे या तो बहुत हार्ड हो गए थे। तो आपको थोड़ा दोनों ही पैटर्न पे ध्यान रखना पड़ेगा, यानी बेसिक फैक्ट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि रिजल्ट को लाया जा सके। उसी तरह से अगर बात करें तो मध्यकालीन समय के जो प्रमुख राजवंश थे उनके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जो मध्यकालीन समय के स्थापत्य कला, पुस्तकें, लेखक, इनसे प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में बात करें तो प्रस्तावना से लेकर भारतीय संविधान की विशेषता, संघ राज्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मौलिक अधिकार से पिछली बार एक प्रश्न आया था, नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछा गया था,
कार्यपालिका से 2 प्रश्न पूछे गए थे और विधायिका से 4 प्रश्न पूछा गया था। यानी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। पिछले सालों में देखें तो लगभग हर साल प्रश्न आए हुए हैं। तो यानी ये एक आइडिया देता है आपको कि लास्ट टाइम में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसको ज्यादा फोकस करना है। शुरू में जब पढ़ने जाएंगे तो सारे चैप्टर पढ़ेंगे, और जब एग्जाम का जो लास्ट टाइम आएगा, 1 महीना बचेगा, तो रिवीजन के दौरान हम उन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करेंगे जिन चैप्टर से प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना क्या है, ज्यादा है। जैसे पंचायती राज देखिए, यहां से बार बार प्रश्न आए हैं। इसके अलावा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहां पर कभी एक ही साल में 4, 7, 6 ऐसे प्रश्न आए हैं। लास्ट ईयर भी 2 है। तो यानी ये हमारे लिए हॉट टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, इसे पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो यानी आपको एक आइडिया लगाना पड़ता है एक अपनी तैयारी के लिए, एक स्ट्रेटजी के लिए। ये एक बहुत ही यूनिक सेक्शन है या एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप थोड़ा आइडिया लगाते हैं, गेसवर्क करते हैं कि कहां पर हमें अपने एनर्जी का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च करना है, और जहां एनर्जी लगानी है वो वैसे जगह होने चाहिए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार विशेष में बिहार का इतिहास खंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। बिहार का भूगोल ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूगोल और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके अलावा कभी कभी राज्य व्यवस्था से प्रश्न आ जाता है, जनगणना से प्रश्न आ जाता है। पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं लेकिन पहले खूब आते रहे हैं। बिहार के करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाता है, बिहार के बजट से प्रश्न पूछ लिया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बिहार स्पेशल के अंतर्गत स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सबसे मस्ट है कि बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। और अगर आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखे होंगे जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड रहे हैं तो उसी से आप बहुत हद तक आप एग्जाम में प्रश्नों को सही कर पा रहे होंगे। तो ये बिहार स्पेशल से रिलेटेड था। उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था, पिछले साल अर्थव्यवस्था से कम प्रश्न आए हैं लेकिन उससे पिछले साल देखें तो ठीक ठाक प्रश्न आए हैं। तो यानी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लास्ट ईयर कम आया था तो हम इस सब्जेक्ट को स्किप कर दें। कोई भी सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी साल उससे ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, जरूर ये कर सकते हैं कि थोड़ा फोकस एरिया कम रहे लेकिन स्किप नहीं करना है। उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कि पूरा विषय ही हम स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो सिर्फ पीटी नहीं है, मेंस में भी इस विषय का महत्व होता है, मेंस में भी ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो इस लिहाज से आप पूरी तरह से स्किप न करें किसी भी विषय को, क्योंकि सारे ही विषय इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से भारत और विश्व का भूगोल, यहां से ठीक ठाक नंबर के क्वेश्चन आए थे। 71st में अगर देखें तो यहां से ठीक ठाक नंबर के क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए थे। अब इसमें जैसे जलवायु है वहां से प्रश्न आता है, पर्वत पठार, मैदान, नदी, झील, कृषि, इसके अलावा महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड। अब ये जो भू आकृति और भौगोलिक संरचना है यहां से लगभग पिछले साल 4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो ये वो सेक्शन है जहां पर आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करना है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको निश्चित रूप से पढ़ना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो आपको बनाना है। साइंस लास्ट टाइम काफी सबको परेशान किया और साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। केवल आप छोटे मोटे बुक्स पढ़ के या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के नहीं हो सकता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आधारित चीजों को समझना और फिर उस पर ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस करना, ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट रहेगा आपके स्टडी का। तो इसीलिए ये जो भौतिकी का विषय है, रसायन का विषय है और बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान का विषय है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल बायो में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। बायो के विविध सेक्शन से ही, यानी बायो के ओवरऑल कॉम्बिनेशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और टोटल नंबर ऑफ साइंस से क्वेश्चन लगभग अराउंड 30 होता है। तो अराउंड 30 मतलब एक मेजर सेक्शन है जो रिजल्ट में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर साइंस में आप वीक हैं तो आपको थोड़ा क्लासेस की जरूरत रहेगी, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े टीचर की हेल्प लीजिए, बट कीजिए, क्योंकि इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। 5-6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे करने पड़ेंगे और 4 सब्जेक्ट कम से कम एवरेज 50-60% के अराउंड करना पड़ेगा कि कम से कम उसके आधे प्रश्न जरूर मैं सही सही बना सकूं, ताकि लास्टली जब निगेटिव मार्किंग के हिसाब से सब कुछ जज हो तो उतने मार्क्स हमको आ जाए जितने रिजल्ट के लिए क्या है जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बॉर्डर की तैयारी करते हैं तो बॉर्डर पे जाकर के आप फेल नहीं होना चाहते हैं कि 91 कट ऑफ है तो मेरा 90 आया, तो ये सबसे ज्यादा अफसोस लगता है। तो इसलिए कभी भी बॉर्डर की तैयारी ना करें। 91 कट ऑफ आ रहा है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मैं 100 लाने की कोशिश करूंगा
ताकि मैं बॉर्डर पे ना फंसूं, मैं क्रॉस करूं बाउंड्री को और मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाऊं। ठीक है। समसामयिकी की बात करें तो ये VBI सेक्शन है, बिकॉज यहां से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, जो जैसे नेशनल सेक्शन है, इंटरनेशनल सेक्शन है, गेम्स का सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल का सेक्शन है करंट में। तो ये वो सेक्शन है जहां से आपको पढ़ने की जरूरत है। और पिछले सालों में जैसे देखें तो पुरस्कार से काफी प्रश्न पूछा गया था, सूचकांक से प्रश्न पूछा गया था, योजनाओं से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। अंतरिक्ष मिशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट या कोई माध्यम नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना चाहिए कि पहले मंथली स्टडी करना चाहिए आपको करंट का, और फिर बाद में आपको ईयरली करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरे साल करंट नहीं पढ़ते हैं और एक बार करंट का ईयरली मैगजीन खरीदते हैं और सोचते हैं कि पूरे साल का मैं स्टडी कर लूं। तो ऐसा करने में स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार में बहुत सारे फैक्ट्स याद करना बहुत टफ होता है। तो थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ा हुआ रहे और फिर लास्ट में आप ईयरली मैगजीन के थ्रू रिवीजन करेंगे तो बहुत सारे कंटेंट को आप याद रख सकते हैं, और कंटेंट को याद रखना, मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। लेकिन पहली बार ही उस कंटेंट को पढ़ने जाइएगा तो उसको याद रखना बहुत टफ होता है और कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो उसको याद रखना टफ होता है। और पिछले साल जिस तरह से करंट में कुछ बदलाव हुए, प्रश्नों की प्रवृत्ति चेंज हुई थी, तो इस बार तो आपसे डेप्थ की उम्मीद की जाएगी कि आप कम से कम सिंसियरली मंथली मैगजीन और ईयरली मैगजीन्स को फॉलो करें। अभी से लेके कम से कम इंटरव्यू तक तो जरूर, मतलब सॉरी, एग्जाम तक तो जरूर अच्छे से करंट को फॉलो करें। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये सारे जो सिलेबस हैं इसको कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब इस बचे हुए अंतिम 5 महीने में क्या कर सकते हैं, तो इस पे अगर हम लोग बात करें तो हम अगर पीटी को फोकस करते हैं तो पीटी के फोकस करते समय हमारा 2 प्लान होना चाहिए। एक होना चाहिए स्टडी का प्लान होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे, तो हम जो भी सब्जेक्ट मेरा है उस सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। बिकॉज चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। अगर आप बीच में एक चैप्टर पढ़ लिए फिर छोड़ करके 4 चैप्टर बाद की चीजें पढ़ लिए तो किसी विषय पर बहुत अच्छी पकड़ आपकी नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं बनेगी। और कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं बनती है तो इसका मतलब साफ है कि आप उतने कंफर्ट फील नहीं करेंगे, उतना आपको उस विषय में उतना ईमानदारी से कहूं तो आपको उतना अच्छा फील नहीं होगा। आप 10 में से 4-5 प्रश्न तो बना लेंगे लेकिन 8-9 नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है उसको चैप्टर वाइज पढ़ना सबसे पहला आपका एम होना चाहिए। और सेकंड एम होना चाहिए चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव बनाना। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से आपको बहुत हद तक एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा। तो यानी चैप्टर वाइज पढ़ना और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये पीटी के लिए सबसे रामबाण तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर कोई विषय आपको समझ में आता है, लाइक किसी को ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है, ज्योग्राफी में उसको इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी उसको समझ में आता है, तो वो चैप्टर वाइज पढ़ने जाएगा तो खुद से भी चैप्टर वाइज पढ़ करके वो समझ सकता है और उसको बना सकता है। लेकिन किसी का साइंस कमजोर है या लाइक हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रहा है, हिस्ट्री कमजोर है, तो वो खुद से पढ़ने जाएगा चैप्टर वाइज, तो चैप्टर पढ़ने में भी टाइम ज्यादा लगता है, उसको समझ में भी कम आता है, और जब ऑब्जेक्टिव बनाने जाता है तो 10 में से 5-6 ही बन पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरत कई बार पड़ जाती है कि थोड़ा सा जो विषय आपके कमजोर हैं उस पर स्पेशली फोकस हो, स्पेशली थोड़ा हेल्प लें, यूट्यूब के वीडियोस का हेल्प लें, क्लासेस का हेल्प लें, और फिर उस पर थोड़ा सा अपना मेहनत करके उसको मजबूत करें। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया और जो टॉपिक पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन बना रहे हैं तो 10 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन बनने चाहिए। आपका ये टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें से मेरा 5 या 6 बन रहा है, तो इसका मतलब एग्जाम में जाके आपको बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। आप घर पे 8-9 बनाएंगे तब जाके एग्जाम में 7-8 बनेगा, और फिर 7-8 बनाइएगा उसमें से कुछ निगेटिव मार्किंग होगा तो स्पेशली 6 पे रिजल्ट आता है।
6 मतलब यहां पर निगेटिव मार्किंग हटा करके रिजल्ट आना चाहिए। 6 का मतलब हुआ 60%। अब लास्ट ईयर आप देखें तो अनरिजर्व का 60% पे ही कट ऑफ गया है, यानी 150 में से 90 नंबर। तो आप वहां पर 8-9 बनाएंगे, उसमें से हो सकता है एग्जाम में कुछ गलती हो गई, निगेटिव मार्किंग होगा, देन आप पहुंचेंगे आप अपने कट ऑफ के पास। आप घर पे ही उसी रेशियो में बना रहे हैं तो एग्जाम में उस रेशियो में फायदा नहीं मिलेगा। और जब ये कर लेते हैं, इतना सब कुछ आपकी तैयारी हो जाती है, तब आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट पेपर दीजिए या सेट प्रैक्टिस बनाइए, ये सब तब कीजिए। तो ये वहां पर फिर आपको क्या होगा, बेनिफिट दिखेगा, इसका फायदा दिखेगा आपके प्रिपरेशन का, कि हमने चैप्टर वाइज पढ़ा, चैप्टर वाइज बनाया, अब सेट बनाने जा रहे हैं तो बनेगा। अदरवाइज आप अच्छा फील नहीं करेंगे, अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। तो पढ़ने का सिंपल सा यही तरीका है, इसको आप जैसे चाहें उसको यूज करें। लाइक अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से ही पढ़ें। आपके पास 5 महीने हैं तो एक अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं कि एक महीने में ये 2 सब्जेक्ट, इस महीने में 2 सब्जेक्ट, इस महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ टारगेट रखें और हो नहीं पा रहा है तो हो नहीं पा रहा है तो आपको किसी की सहायता की जरूरत है, किसी से हेल्प लें, लेकिन करें। चाहे जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इसी चीज को ध्यान में रख के अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए जो है एक बैच प्लान किया गया है, जिसमें अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑनलाइन में जितने भी बैचेज आ रहे थे उसमें पीटी का मेंस का बैच आ रहा था, क्योंकि दोनों के लिए समय उस तरह का रहता था। तो पीटी अलग, मेंस अलग, इस तरह के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका रहता है टारगेट कि पहले मैं पीटी करना चाहता हूं फिर मैं मेंस, और टाइम भी उस हिसाब से अभी है। तो एक टारगेट बैच जो है वो पीटी के लिए जो है आपको लाया जा रहा है, और इस पीटी बैच को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, एडुटेरिया ऐप के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्लासेस होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस बताए गए हैं। आप ऐप पे जाएंगे, उस खोलेंगे, ओपन करेंगे तो हर सब्जेक्ट का आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा ये भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यानी चैप्टर डिटेल्स के साथ ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, ये सारे आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं, किसके कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे और कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को कौन कौन पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में अलग अलग जो है बैच रहेगा, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे और अलग अलग क्लासेस होंगी। बाइलिंगुअल क्लासेस नहीं होंगी, मैक्सिमम क्लासेस जो है वो सिंगल सिंगल होगा। जैसे लाइक एंशिएंट हिस्ट्री है तो इधर रितेश सर पढ़ाएंगे, इधर पूजा मैम पढ़ाएंगी। मिडाइवल हिस्ट्री इधर रितेश सर पढ़ाएंगे और इधर पूजा मैम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम में जो है पूजा मैम पढ़ाएंगी। तो इस तरह से ये पूरा एक लिस्ट बना हुआ है। पॉलिटी के लिए दिवाकर गुप्ता सर जो है ये पढ़ाएंगे हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम में उज्जवल सर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक आपका सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के आधार पर ये हमारे सारे टीचर्स डिसाइडेड हैं। जैसे साइंस में अगर बात करें तो लवकुश पांडे सर जो हैं ये आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, और साक्षी मैम जो है ये आपको इंग्लिश माध्यम में पढ़ाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें तो वरुण सर हैं, वरुण सर आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में सतवंत सर जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी माध्यम में मनीष रघुवंशी सर पढ़ाएंगे। तो ये सारे टीचर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिहार स्पेशल मैं दोनों में बाइलिंगुअल, मैं ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इस बार नया चीज जोड़ा गया कि मैथ और रीजनिंग, चूंकि मैंने बताया कि ये एक बहुत मेजर सेक्शन है। 10 नंबर में से अगर 10 नंबर आप लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब 90 पे कट ऑफ है, तो आपको 80 नंबर ही लाना है अलग से। लेकिन अगर 10 में से 2 लेके आते हैं तो वहां आपके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपको 88 लाना पड़ेगा बाकी सेक्शन से। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग भी इस बार ऐड किया गया है। सत्यम सर जो है आपको मैथ और रीजनिंग जो है वो पढ़ाएंगे, और इस तरह से मैथ रीजनिंग भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ये 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं 2026, और इसमें 2 टाइम में क्लासेस चलेंगी, मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास, ताकि जो वर्क फ्रॉम होम है या जो जॉब में है उनके लिए एक टाइम टेबल रहे और वो इसको इजीली कर सकें। इसमें जैसे अभी ये स्टार्ट होगा तो एक ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है और एक बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि ज्योग्राफी में अगर आप जाएंगे तो हिंदी माध्यम में जो है सतवंत सर पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी माध्यम में जो है मनीष रघुवंशी सर पढ़ाएंगे। उसी तरह से जो बायोलॉजी स्टार्ट होगा
तो लवकुश सर और साक्षी मैम जो है अलग अलग पढ़ाएंगी। तो दोनों विषय के साथ स्टार्ट होंगे और फिर इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। पहले क्लास जो लेक्चर 1 है इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये आप ऐप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये शेड्यूल दिख जाएगा कि कौन से चैप्टर किस दिन पढ़ाई कराया जाएगा। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये पूरा शेड्यूल बनाया गया है कब से कब तक कौन सा विषय चलेगा। स्पेशली संडे वगैरह छुट्टी रखा गया है, रिजर्व डे रखा गया है कि यदि कोई क्लास बीच में किसी दिन नहीं हो पाया तो संडे को कराया जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा कराना हो तो संडे को कराया जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग विषय, फिर उसके बाद 23 मार्च से जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे चल के आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा और हर विषय इस तरह से आपका चेंज होते जाएगा। लगभग 20 अप्रैल से जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं ही लूंगा। तो इस तरह से आप जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट का आपका लिस्ट बना हुआ है, कितने क्लासेस होंगे, कितने तारीख को कौन सा क्लास होगा, ये सब कुछ बना रहेगा। तो इससे क्या होता है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार छात्र जो है खुद से पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग के कारण या दबाव के कारण वो उस तरह का मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, फिर पार्टी में चले जाते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, तो एक सीक्वेंस नहीं बनता है। तो ये सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए ही इस तरह का प्लानिंग किया गया है, जिसमें आपको डेट वाइज पूरा जो फिक्स किया गया है कि कैसे स्टडी करें। क्योंकि अभी कॉम्पिटेटिव स्टडी इतना टफ होते जा रहा है धीरे धीरे कि अगर आप एक प्लानिंग में, एक सीक्वेंस में, एक पॉजिटिव माइंड्स के साथ अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरा, पिछली बार भी हम लोगों ने पीटी को लेकर के टारगेट बैच लॉन्च किया था, लेकिन टारगेट बैच की अगर हम लोग बात करें तो टारगेट बैच में क्या होता था कि हमारे पास समय बहुत कम होता था, 2-2.5 महीना 3 महीना समय मिलता था, तो बहुत सारे चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग नहीं करा पा रहे थे। तो इस बार इसीलिए जानबूझ करके पीटी के बैच को थोड़ा पहले प्लान किया गया है कि हमारे पास 4-5 महीने का समय रहेगा, तो हम ज्यादा अच्छे ढंग से आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे और आपको भी एक अच्छा समय मिलेगा। तो डेली 2 क्लासेस को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको रिवीजन कर पाएंगे, एग्जाम से पहले सारे विषय को एक एक करके खत्म कर पाएंगे, फिर उसके साथ ऑब्जेक्टिव आपको इसके साथ फ्री रहेगा तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर पाएंगे आपको सब चैप्टर वाइज। तो ये बहुत जरूरी रहेगा, तो इसीलिए इस तरह से प्लान किया गया है। ये पूरी प्लानिंग की गई है ताकि आपको समय से सारे सब्जेक्ट जो है वो खत्म किए जा सके। लास्ट में बिहार स्पेशल रखा गया है, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जिसके माध्यम से आप इस बिहार स्पेशल में जब मैं पढ़ा दूंगा तो निश्चित रूप से बिहार स्पेशल के माध्यम से लगभग आपके पास जो है 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से 9 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आप सही बना पाएंगे। तो फाइनली जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तो मैं एक स्ट्रेटजी ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप 150 में से आसानी से 90 क्रॉस कर सकते हैं निगेटिव मार्किंग के बावजूद। लेकिन वो क्रॉस करने के लिए बहुत जरूरी ये है कि लगभग सभी विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ हो, साथ ही साथ कोई ऐसा विषय ना हो जिसको आप स्कीप कर रहे हो। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री का सेक्शन है या करंट अफेयर्स का सेक्शन है या साइंस का सेक्शन है, तो वो आप उस तरह से कितना उस पर कंट्रोल है आपका, कितना अच्छा उस पर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इन सब चीजों से ये डिसाइड हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स कोर्स में क्या क्या रहेगा, तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं रहेंगी, प्रत्येक दिन 2 क्लास चलेगा, 400 प्लस घंटे की क्लासेस रहेंगी, ये लाइव चलेगा और साथ में रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि अगर आप किसी कारण से लाइव नहीं देख पाते हैं या छूट जाता है या उस टाइम में आपका कोई और प्रोग्राम रहता है तो आप बाद में देख सकते हैं। डेली जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको नोट्स अपलोड करा दिया जाएगा ताकि आप उसको रिवीजन कर सके घर पे। और कोर्स के समाप्ति के बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको दिया जाएगा कि एग्जाम से पहले आप फुल टेस्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं, ताकि आपको फील आए कि हाँ मैंने लगभग तैयारी कर ली है और अच्छे से मैं प्रिपेयर कर सकूं। और इन सब चीजों को जोड़ने के लिए आपको एडुटेरिया ऐप डाउनलोड करना है। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये शुरू हो रहा है 24 से, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और जुड़ जाइए ताकि आप अपना प्रिपरेशन अगले 5 महीने के लिए प्लानिंग कर लें। अगर आप सिविल सेवा के प्रति डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि पीटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, रिजल्ट लेके आए, मुख्य परीक्षा देने का मौका मिले, तो एक डेडिकेटेड स्टडी आपको यहाँ से लेकर के एग्जाम तक बनता है।
और इस डेडिकेटेड स्टडी को ही फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी सफलता लेके आइए और अपने लाइफ को एक प्लान कीजिए। बिना प्लान के जब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए बस काउंटिंग बचता है कि मैं 67 दिया था, 68 दिया था, 69 दिया था, 70 दिया था। अगर वो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग पे आप अड़े रहते हैं, अच्छे से उसको परफॉर्म करते हैं, तो हर साल इंप्रूवमेंट दिखेगा कि 71st में मैंने पीटी अच्छा दिया था, 72nd में मैंने पीटी निकाला, 72 तक मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये करना अगर चाहते हैं तो थोड़ा डेडिकेटेड होकर के आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।